अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डिक मसल। कार्डिक मसल से रिलेटेड 8 से 10 प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक के अंदर मेंशन है, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ना सिर्फ आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बल्कि कॉन्सेप्चुअल वाइवा क्वेश्चन और साथ साथ आपके हर तरह के MCQ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बुक में थोड़ी सी ट्रिकी लिखी हुई हैं, वर्ड्स थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, बट अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डिक मसल। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपके पास लिखी है हार्ट के मसल्स के बारे में, वो है उसकी नेचर। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास बॉडी के अंदर एक हार्ट मौजूद है, और हार्ट या दिल के अराउंड हमारे पास मसल्स मौजूद हैं जिनको हम कार्डिक मसल्स कहते हैं। कार्डिक मसल्स का बेसिक काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। क्योंकि कार्डिक मसल्स हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं या सिकुड़ते और रिलैक्स होते हैं, तो हमारे पास हार्ट बीट बनती है। अब हमें पता ही होना चाहिए कि जो मसल्स हमारे पास मौजूद हैं इनकी क्या नेचर होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कार्डिक मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है गैर इरादी। ठीक है, गैर इरादी का मतलब है कि हार्ट के मसल्स की हरकत हमारे इख्तियार में नहीं है, हम इन्हें अपनी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर सकते, ये खुद ब खुद हरकत करते हैं। इवन हम सो रहे हों, रेस्ट कर रहे हों, तब भी हमारा दिल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है। तो पहला आपका MCQ ये है। सेकंड है कि ये स्ट्राइएटेड होते हैं। स्ट्राइएटेड वो चीज़ होती है जो प्लेन ना हो और उसके ऊपर धारियाँ मौजूद हों। फॉर एग्जाम्पल ये पेज आप देख रहे हैं तो इसके ऊपर आपको लाइन्स नज़र आ रही हैं, तो मैं इस पेज को कहूँगी कि ये स्ट्राइएटेड है क्योंकि इसके ऊपर लाइंस मौजूद हैं। इसी तरह से जो हमारे कार्डिक मसल्स हैं ये भी प्लेन नहीं होते, इनके ऊपर क्योंकि नालियाँ मौजूद होती हैं, ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, तो इनके ऊपर धारियाँ या लाइंस होती हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? ये स्ट्राइएटेड है। ये भी आपका MCQ है। सो इस पैराग्राफ में से आपके पास 2 MCQs निकलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी कार्डिक मसल्स की होती है एज आ सिंसाइटम। सिंसाइटम होता है कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलकर कोई काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं सिंसाइटम। जैसे कि जब हम स्कूल केस में या कॉलेज में जब आप असेंबली के लिए इकट्ठे होते थे तो वहाँ पे आप इकट्ठे होकर लपयाती पढ़ते हैं या अपना कौमी तराना पढ़ते हैं, तो वो तमाम स्टूडेंट्स ने यकजा होकर एक ही आवाज़ में उस कौमी तराने को आपने पढ़ना होता है। तो जब आप उस कौमी तराने को इकट्ठा पढ़ते हैं तो आप एज आ सिंसाइटम काम करते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीज़ें मिलकर जब एक तरह से काम करती हैं, एक ही तरह का काम करती हैं, तो उसको कहते हैं सिंसाइटम। हमारा जो हार्ट है वो 2 तरह के सिंसाइटम शो करता है। 2 तरह के सिंसाइटम से क्या मुराद है कि जो हमारे हार्ट के छोटे खाने हैं ये दोनों एक तरह से काम करते हैं। अगर एक एट्रिया सिकुड़ता है तो दूसरा भी सिकुड़ता है। अगर एक एट्रिया रिलैक्स करता है तो दूसरा एट्रिया भी क्या करता है? रिलैक्स करता है। तो दोनों एट्रिया क्योंकि एक ही तरह से काम करते हैं तो इसको हम कहते हैं एट्रियल सिंसाइटम। इसी तरह से हमारे हार्ट के अंदर जो बड़े खाने होते हैं जिनको आप वेंट्रिकल्स कहते हैं, ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये दोनों वेंट्रिकल्स एक ही तरह के काम करते हैं। अगर एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर एक वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो दूसरा वेंट्रिकल भी क्या होता है? रिलैक्स होता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक हमारे पास एट्रियल सिंसाइटम होता है, एक हमारे पास वेंट्रिकल सिंसाइटम होता है। अगर ये 2 एट्रिया हैं, ये 2 एट्रिया एक वक्त में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो जो वेंट्रिकल्स होंगे वो एक वक्त में रिलैक्स होंगे। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं। एट्रिया रिलैक्स होते हैं तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो एट्रिया एक तरह से काम करते हैं और वेंट्रिकल्स इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। इसलिए हमारे हार्ट के अंदर 2 सिंसाइटम होती हैं। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जब सिकुड़ता है तो पूरा दिल एक ही साथ सिकुड़ता है। पूरा दिल एक साथ नहीं सिकुड़ता, ना ही पूरा दिल एक साथ रिलैक्स होता है। पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एट्रिया रिलैक्स होते हैं। तो एट्रिया और वेंट्रिकल एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, बट क्योंकि दोनों एट्रिया एक साथ काम करते हैं तो हम उसको कहते हैं एट्रियल सिंसाइटम, और दोनों वेंट्रिकल्स एक तरह से काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिंसाइटम। ये भी आपने MCQ के हवाले से याद रखना है। देन आता है ऑटोमेटिसिटी। ऑटोमेटिक का मतलब होता है वो चीज़ जो खुद ब खुद काम करती है, उसको हम ऑटोमेटिक कहते हैं। अब हमारा जो हार्ट है वो ऑटोमेटिक काम करता है, उसकी हरकत हमारे इख्तियार में नहीं है। जब उसका दिल करता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब उसका मूड होता है वो रिलैक्स करता है। अब हार्ट कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कब रिलैक्स करेगा, ये कौन बताएगा? ये हमारा ब्रेन बताता है। ब्रेन जो है वो सिग्नल्स भेजता है हार्ट की तरफ। ब्रेन के सिग्नल को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल या मैसेज। आम ज़बान में
जो नॉन मेडिकल का बंदा होगा वो मैसेज कहेगा, जो मेडिकल का बंदा होगा वो कहेगा कि इम्पल्स भेजता है या एक्शन पोटेंशियल भेजता है। हमेशा ब्रेन जो होता है वो हार्ट को जो मैसेज भेजता है वो आइंस की शक्ल में होते हैं। सोडियम आयन भेजेगा तो इसका मतलब है कि हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर पोटेशियम आइंस होंगे तो इसका मतलब है कि हार्ट ने रिलैक्स करना है। अगर कैल्शियम आइंस हार्ट के अंदर भेजेगा तो इसका मतलब है हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो हर आइन का कोई ना कोई मकसद होता है। सो यही बात हमने जब पहले टॉपिक्स पढ़े थे तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर जो आइंस मौजूद होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी आइन की कमी की वजह से हमारी बॉडी में या हार्ट में बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। अब आपको पता है कि सोडियम आइंस की मैंने बात की कि जब सोडियम आइंस हमारे, सपोज करें कि हमारे पास ब्रेन है, यहाँ से ब्रेन ने सोडियम आइंस भेजे, वो सोडियम आइंस सबसे पहले हमारे हार्ट में आएंगे। हार्ट में वो सबसे पहले किसके पास आते हैं? वो सबसे पहले एसए नोड के पास आते हैं। ठीक है, एसए नोड को आप समझे ये घर के वालिद साहब होते हैं। ठीक है, बड़े बंदे होते हैं। तो जो भी मैसेज आता है वो सबसे पहले वालिद साहब रिसीव करते हैं और उसके बाद वो पूरे घर के लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। अब सपोज करें ब्रेन ने मैसेज दिया था, ब्रेन ने सोडियम आइंस को भेजा दिल की तरफ। सोडियम आइंस को कौन रिसीव करेगा? एसए नोड रिसीव करेगा। सो एसए नोड इज कॉल्ड प्राइमरी पेस मेकर ऑफ द हार्ट। प्राइमरी पेस मेकर वो होता है जो सबसे पहले सिग्नल को रिसीव करता है। एसए नोड को हम साइनो एट्रियल नोड भी कहते हैं। ब्रेन से जो इम्पल्स आई है या जो एक्शन पोटेंशियल आया है वो सोडियम आइंस की शक्ल में आया है, जिसको एसए नोड ने रिसीव किया है। एसए नोड उस सोडियम आइन को भेज देगा एट्रिया के अंदर। एट्रिया देखेंगे कि सोडियम आइंस आए हैं, तो सोडियम आइंस के आने का मतलब है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, लिहाजा एट्रिया क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वो सोडियम आइंस वेंट्रिकल्स में जाएंगे, फिर क्या होगा? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और उसके बाद वो कार्डिक मसल में जाएंगे, तो फिर हार्ट के मसल्स भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये जो मैसेज आया है ये ऑटोमेटिक आया है, ये हमने नहीं भेजा, ये ब्रेन ने खुद भेजा है। वो डिपेंड करता है कि कब दिल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है और कब उसको रिलैक्स करवाना है। सो दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिसिटी, कि एबिलिटी ऑफ द कार्डिक मसल्स या सेल्स टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, के हार्ट के मसल्स के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो अपना मैसेज ब्रेन से खुद जनरेट करवा सकते हैं। उसको हम कहते हैं कि हार्ट जो है वो ऑटोमेटिक काम करता है। देन आता है रिदमेटिसिटी। रिदम का मतलब होता है तरतीब। आपने गौर किया हो, कभी ईसीजी देखी हो, तो उसमें एक ग्राफ आता है इस तरह का, और वो ग्राफ जो है वो एक ख़ास तरतीब के साथ रिपीट होता है, तो हम कहते हैं जी हमारी ईसीजी नॉर्मल है। अगर वो ग्राफ एक ख़ास तरतीब के साथ रिपीट नहीं होता तो हम कहते हैं जी कोई मसला है। तो हमारा हार्ट या दिल के ऊपर अगर आप हाथ रखें तो दिल एक ख़ास तरतीब के साथ धड़कता है, यानी कि अगर दिल 1 मिनट में 60 दफ़ा धड़क रहा है तो वो अगले मिनट में भी 60 दफ़ा ही धड़केगा। ऐसा नहीं है कि अभी दिल धड़केगा फिर वो 2 मिनट के लिए धड़कना बंद हो जाएगा, फिर धड़केगा, फिर 1 मिनट के लिए बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हार्ट जो है वो एक रिदम के साथ, अगर 1 सेकंड में वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अगले सेकंड में रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स होता है। दिस इज कॉल्ड रिदम, एक तरतीब है। ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फिर रिलैक्स हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फिर रिलैक्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट 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 रिलैक्स, तो ये तरतीब नहीं है। ठीक है, तो रिदमेटिसिटी का मतलब है कि हार्ट के मसल जो है वो रेगुलरली एक ख़ास इंटरवल के बाद बीट करते हैं। इंटरवल का मतलब होता है एक टाइम के बाद, यानी कि 1 सेकंड के लिए अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो 1 सेकंड के लिए रिलैक्स होगा, फिर 1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर 1 सेकंड के लिए रिलैक्स होगा। तो एक ख़ास इंटरवल के बाद या एक ख़ास वक्फे के बाद वो रेगुलरली बीट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं रिदमेटिसिटी। अगर रिदम नहीं आ रही, ये नॉर्मल रिदम होती है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है तो इस तरह से आपके पास एक नॉर्मल हार्ट बीट जनरेट होती है। अगर इसमें हम गौर करें तो बड़ी पीक भी ख़ास टाइम के बाद आ रही है और छोटी पीक्स भी ख़ास टाइम के बाद, तो ये एक रिदम है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये रिदम नहीं है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए रिदमिया, इसका मतलब है कि हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है। दिस इज कॉल्ड रिदम, तरतीब आ रही है। तो अगर ये इस तरह का ईसीजी आएगी तो आप कहेंगे जी हार्ट नॉर्मल है, अगर इस तरह की ईसीजी आएगी तो हम कहेंगे कि ये कोई मसला है। सो हमने याद रखना है कि जो अच्छा हार्ट होगा, जो हेल्दी हार्ट होगा, वो खुद ब खुद बीट करता है और एक ख़ास टाइम के बाद बीट करता है। देन आता है कंडक्टिविटी। कंडक्ट होता है मैसेज को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, अब मैसेज कहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है? मैसेज सबसे पहले आता कहाँ से है? ब्रेन से आता है। किस शक्ल में आता है? आइंस की शक्ल में आता है।
सबसे पहले जो इम्पल्स आती है वो एस ए नोड पर आती है। ये मैसेज आया है, मैंने लिखा है सोडियम आइंस आए हैं, सबसे पहले कहाँ आए हैं? एस ए नोड। एस ए नोड इज कॉल्ड प्राइमरी पेस मेकर ऑफ द हार्ट, जो कि मैसेज को रिसीव करता है और पूरे दिल को भेज देता है। अगर किसी का एस ए नोड ख़राब हो जाए, अगर किसी के वालिद साहब ना हो घर में, तो फिर घर का सिस्टम कौन संभालता है? जो उससे कम एफिशिएंट बंदा होता है, यानी कि वालदा। ठीक है, तो अगर ऐसे नोड ख़राब है तो हार्ट, ऐसा नहीं है कि बंदा मर जाएगा, हम कौन उसकी जगह काम करेगा? उसकी जगह एवी नोड काम करेंगे। एवी नोड को हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान है तो इनको हम एवी नोड कहते हैं। सो अगर वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है तो घर का निज़ाम कौन चलाता है? वालदा चलाती हैं। नो डाउट कि वो इतना अच्छा नहीं चला सकती जितना कि वालिद साहब चला रहे हैं, बट फिर भी घर का सिस्टम जो है वो चल जाता है। तो सेम केस हमारे पास हार्ट में होता है कि अगर हमारा ऐसे नोड काम नहीं कर रहा तो कुदरत ने उसके लिए एक ऑल्टरनेट रखा है। अगर ऐसे नोड काम नहीं करेगा तो काम कौन करेगा? एवी नोड काम करेगा। अब दिल उतना अच्छा तो काम नहीं करेगा जितना ऐसे नोड की वजह से काम कर रहा था, बट 70 से 80% बंदे का काम चल जाएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि किसी की वालदा भी ना हो, तो फिर घर का सिस्टम कौन चलाता है? तो जो बड़ा बहन भाई होता है वो उसके सिस्टम को चलाता है। नो डाउट कि वो इतना अच्छा घर का सिस्टम नहीं चला सकता जितना कि वालिद और वालदा चला रहे थे, बट फिर भी सिस्टम चल जाता है। तो अगर किसी का एवी नोड भी ख़राब हो जाए तो फिर मैसेज को कौन ट्रांसफ़र करता है? फिर ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे भी एक ब्रांच आती है और राइट पे भी एक ब्रांच आती है। इसको कहते हैं लेफ़्ट बंडल ब्रांच, इसको कहते हैं राइट बंडल ब्रांच, और इन दोनों को मिला के हम कहते हैं बंडल ऑफ हिज साइंटिस्ट का नाम था HIS, उसके नाम पे हम इनको बंडल ऑफ हिज भी कहते हैं, या इसको अगर अलग अलग पढ़ेंगे आप तो इसको लेफ़्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच कहते हैं। तो अगर वालिद साहब नहीं है तो वालदा काम कर रही हैं, वालदा नहीं है तो बंडल ऑफ हिज यानी कि बड़े बहन भाई काम कर रहे हैं। अगर बंडल ऑफ हिज एज अ पेस मेकर काम करेंगे तो हार्ट के काम करने की जो रफ्तार है या शरह है वो और वीक हो जाएगी, यानी कि वो 40 से 50% काम करेगा। ठीक है, लेकिन यह है कि बंदा बच जाएगा। अगर ये भी ख़राब हो गए हैं तो फिर जो घर के छोटे हैं वो बड़ों का रोल अदा करेंगे। वो घर का निज़ाम बहुत अच्छा नहीं चला सकते बट ज़िंदगी का गुजारा कर लेंगे। सो सेम केस हार्ट में है कि अगर वालिद साहब नहीं है तो वालदा, वालदा नहीं है तो बड़े बहन भाई, और अगर बड़े बहन भाई नहीं हैं तो जो छोटे बहन भाई हैं जिनको आप कहते हैं परकिंजी फाइबर्स, ये फिर हार्ट के अंदर जो मैसेज आता है वो यहाँ से डायरेक्ट ये रिसीव करते हैं और ये फिर हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद देते हैं। जितना आप नीचे की तरफ आते जाते हैं काम करने की जो एफिशिएंसी है, सलाहियत है, वो कम होती जाती है। इसलिए अगर किसी का ऐसे नोड ख़राब हो और एवी नोड उसका पेस मेकर बन जाता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि जी आपने अपनी अब लाइफ का ख्याल रखना है, आपने हेल्दी फूड खाना है, इन चीज़ों से परहेज़ करना है क्योंकि आपका हार्ट अब 100% काम नहीं कर रहा। और अगर किसी का एवी नोड भी ख़राब हो जाए तो नेक्स्ट पेस मेकर कौन होगा? बंडल ऑफ ब्रांच, बंडल ब्रांचेस, लेफ़्ट भी और राइट भी। तो फिर हम कहेंगे कि आपने मज़ीद एहतियात करनी है क्योंकि आपके दो सिस्टम्स काम नहीं करे, तो अब आपने बहुत एहतियात से ज़िंदगी गुजारनी है। और अगर ये भी नहीं काम करेगा तो फिर तो उसने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारनी होगी। So SA node is called primary pacemaker of heart. In case of SA node abnormality, AV node act as a pacemaker of heart and so on. ऐसे सिस्टम चलता रहता है। Action potential start when sodium ions enter in the SA node. जब सोडियम आइंस SA node के ज़रिए से हार्ट में दाखिल होते हैं तो इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड डीपोलराइजेशन। ये आपसे अक्सर वाइवा में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ डीपोलराइजेशन। हार्ट के अंदर सोडियम आइंस का एंटर होना इज़ कॉल्ड डीपोलराइजेशन, और इसकी वजह से हार्ट के मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैसेज आया है सोडियम आयंस की सूरत में जिससे हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस अमल को हम क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन कहते हैं। देन आता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट। आपको पता है जी हार्ट जो है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब आपने अगर किसी भी मुट्ठी को भी कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, ऐसे हाथ को मोड़ना भी है, तो उसके लिए भी आपको ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो हार्ट के मसल्स भी तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। रिलैक्स करने के लिए आपको ताकत नहीं चाहिए, वो ऐसे बेजान चीज़ भी रिलैक्स कर जाती है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट करना है उसके लिए ताकत चाहिए। तो हार्ट के मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको ताकत कहाँ से मिलती है? हमारी बॉडी के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं, एक को कहते हैं एक्टिन और दूसरे को कहते हैं मायोसिन। ये दोनों मसल के अंदर मौजूद प्रोटीन्स होती हैं। हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं, चाहे स्केलेटल मसल्स हैं, चाहे कार्डिक मसल्स हैं, चाहे स्मूथ मसल्स हैं, उनके अंदर ये प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जिसकी वजह से हमारे हार्ट जो है वो
कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब कोई भी प्रोटीन उस वक्त तक काम नहीं करती जब तक उसको सोर्स ऑफ एनर्जी ना दिया जाए। यानी कि अगर आपके घर में मशीनें मौजूद हैं, पंखा मौजूद है, तो जब तक आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे वो काम नहीं करेगा। सेम हमारे ये मशीनें हैं, इनको चलाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपी से आती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से और कैल्शियम आयन से आती है। हार्ट को हमेशा याद रखिएगा, हार्ट के मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन पावर कौन देता है? कैल्शियम आयंस। आप जितना ज़्यादा कैल्शियम खाएंगे हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। यही वजह है कि हम दूध का इस्तेमाल अपनी लाइफ में ज़्यादा करते हैं, क्योंकि दूध जो है वो रिच इन कैल्शियम होता है। जितना ज़्यादा आप कहते हैं दूध पियेंगे उतना आप हेल्दी रहते हैं, क्योंकि जितना आप दूध पियेंगे उसमें से कैल्शियम निकल के आपके हार्ट मसल्स के अंदर जाता है। ना सिर्फ आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं बल्कि हमारे मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत है वो भी बेहतर होती है। उसके बाद जो सेकंड लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो है जनाब रीफ्रैक्टरी पीरियड। व्हाट इज़ रीफ्रैक्टरी पीरियड? रीफ्रैक्टरी का मतलब होता है ज़िद लगा देना। ठीक है, ज़िद लगाने से मुराद ये है कि अगर मैं एज अ टीचर आपसे कहूँ कि कल आपने पूरी फिजियोलॉजी का टेस्ट तैयार करके आना है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे जी ये तो बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हम तैयार नहीं कर सकते, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो तैयार करके ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप सब ने क्या कर ली? ज़िद लगा ली कि हमने तैयार, जहां आप एक चैप्टर भी कर सकते थे, अब मेरे ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर लगाने की वजह से आप वो एक चैप्टर भी तैयार नहीं करेंगे और आप घर जाके सो जाएंगे। ठीक है, तो उसे मैं कहूँगी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, कि जो मुकम्मल तौर पर बच्चों ने ज़िद लगा ली और वो काम नहीं कर आए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो थोड़ा बहुत 2-4 घंटे लगा के पढ़ लेंगे, तो उसे कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। यानी कि उन बच्चों ने भी पूरा काम नहीं किया लेकिन थोड़ा सा कम काम करके वो लोग आ गए हैं। तो सेम केस हार्ट में होता है। देखिए, हार्ट को जो सिग्नल्स आते हैं ना ब्रेन की तरफ से, उस सिग्नल्स की बेस पे हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है। अब अगर हार्ट के पास सम टाइम कोई अबनॉर्मलिटी हो जाती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से ब्रेन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सोडियम आयंस हार्ट की तरफ भेज रहा है। अब सोडियम आयंस के हार्ट में आने का मतलब है कि हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अभी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था और आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसको रिलैक्स भी तो करना है ना, तो अभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, उसके बाद उसने रिलैक्स होना था प्रॉपर। इतनी देर में पीछे से एक और सोडियम आ गया, यानी कि अभी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, वो रिलैक्स होना शुरू ही हुआ था तो एक और सोडियम आ गया। अब हार्ट कहेगा मैं रिलैक्स करूँ या मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँ, तो हार्ट कंफ्यूज हो जाएगा। तो जब ब्रेन ज़रूरत से ज़्यादा सिग्नल्स हार्ट की तरफ भेजना शुरू करता है तो हार्ट जो है वो हाथ ऊपर कर लेता है और वो कहता है कि मैं अब काम नहीं करूँगा। या तो आप मुझे तमीज़ से सिग्नल भेजें, एक तरतीब से सिग्नल भेजें तो मैं काम करूंगा। अगर आप मुझे ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशराइज़ करेंगे, मुझ पे ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन डालेंगे तो मैं काम नहीं करूंगा। उस फेज़ को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमारा हार्ट जो है वो ज़िद के ऊपर आ जाता है और वो ब्रेन से सिग्नल्स मिलने के बावजूद काम नहीं कर रहा होता, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। This is the time period during which an already excited cardiac muscles cannot be re-excited by the normal stimulus। यानी कि पीछे से नॉर्मल स्टिमुलस आ रहा है, एक कार्डिक मसल एक्साइट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पीछे से सिग्नल आ गया कि दोबारा कॉन्ट्रैक्ट, वो कहेगा जी मुझे रिलैक्स तो करने दें फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, तो क्योंकि पीछे से स्टिमुलस आ रहा है तो वो क्या करता है, वो काम करना छोड़ देता है। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। अगर वो 100% काम करना छोड़ देगा तो उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट, मुकम्मल, जिसकी वजह से पेशेंट मर भी सकता है। वो नहीं हार्ट ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना रिलैक्स कर रहा है। अगर वो थोड़ा बहुत काम कर रहा है तो उसे हम कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, यानी वो थोड़ी बहुत जिद कर रहा है लेकिन 50-60% वो काम भी कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो ये आपने डेफिनेशन इसी सेंस में याद करनी है। और आखिरी जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है ऑल और नथिंग रिस्पॉन्स। बचपन में हम एक स्टोरी पढ़ते थे, यूनियन इज स्ट्रेंथ। ठीक है, कि अगर आप इकट्ठे मिलकर काम करेंगे ना तो आप मजबूत रहेंगे। सेम जो हमारे पास सिनेरियो होता है ना वो हार्ट में होता है। जैसे आप घरों में कोई मशीन चलाते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर 220 वोल्टेज मशीन को देना पड़ता है। अगर उससे कम वोल्टेज आ रहे हो तो हमारे एसी भी ट्रिप कर जाते हैं, हमारी मशीनरी भी ट्रिप कर जाती है, फ्रिज भी ट्रिप कर जाते हैं। यानी कि मशीन जो है वो एक ख़ास एनर्जी की बेस पे काम करती है। अगर उससे कम हम उसको एनर्जी देते हैं तो मशीन काम नहीं करती। सेम हमारे हार्ट में होता है कि जब एक लेवल के ऊपर एनर्जी आप हार्ट को पहुंचाते हैं तो उस लेवल को कहते हैं थ्रेशहोल्ड। वो एनर्जी का लेवल जिसके ऊपर हार्ट काम कर सकता है उसको हम थ्रेशहोल्ड कहते हैं।
सो अगर आप थ्रेशोल्ड लेवल की एनर्जी हार्ट को देंगे तो हार्ट काम करता है और सारे का सारा काम करता है। एट्रिया भी काम करते हैं, वेंट्रिकल्स भी काम करते हैं, जो वॉल्स हैं वो भी काम करते हैं, उस कार्डिक मसल्स भी काम करते हैं, सब मिलके काम करते हैं। लेकिन अगर आप उस थ्रेशोल्ड से या उसके जो उसकी रिक्वायरमेंट है उससे कम एनर्जी उसको देंगे तो सारा का सारा हार्ट जो है वो काम करने से मना कर देता है। दिस इज़ कॉल्ड ऑल और नथिंग रिस्पॉन्स। इसकी सिंपल से एग्जांपल लें कि अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं और आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 50,000 है, ठीक है। 50,000 वो अमाउंट है जिस पे आपके साथ 10 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। आप क्या करें, आप सैलरी को कह दीजिए कल से आपकी सैलरी जो है 30,000 है और आपने काम करना है, तो सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करना छोड़ देंगे। कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं होगा जो 50,000 से 30,000 की सैलरी पे काम करना शुरू कर देगा। तो सब ने क्या कर दिया है, या तो सब काम कर रहे थे या सब ने काम करना छोड़ दिया है। काम करना कब छोड़ा है, जब 50,000 उनका थ्रेशोल्ड था जिससे उनको पावर मिलती थी वो काम करते। जब आपने उनका थ्रेशोल्ड सब कर दिया, सब का मतलब है कम कर दिया, जब आपने उनकी एनर्जी कम कर दी है तो वो सारे के सारे क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड ऑल और नथिंग रिस्पॉन्स। तो हार्ट भी ऐसे ही करता है। कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द स्टिमुलस इज एट और अबव थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड से मुराद है कि 50,000 की सैलरी पे काम कर रहा था, मैं आपसे कहूँ जी 60,000 है, तो आप तब भी काम करेंगे, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड पे भी काम करता है और उससे ज़्यादा पे भी काम करता है। बट डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट या डू नॉट वर्क इफ़ स्टिमुलस इज़ सब थ्रेशोल्ड। लेकिन वो काम नहीं करता जब स्टिमुलस सब थ्रेशोल्ड या एक ख़ास स्टैंडर्ड से आप उसको कम देते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑल और नथिंग रिस्पॉन्स। आई होप मैं टॉपिक को जस्टिफाई कर सकी हूँ। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।